नमस्कार दोस्तों। आज हम नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। तो हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में सबसे पहले नगरीकरण कब और कहाँ आरंभ हुआ और कब कब नगर ख़त्म हुए, यानी एंड हुआ नगरीकरण, और फिर से वो खड़े हुए, और नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो भारत में सबसे पहले नगरीकरण के जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, वो मिले हैं हड़प्पा या सिंधु वैली सिविलाइजेशन से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो भारत में प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता में कैसे हुआ? अगर हम इस पे विस्तार से बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जब इंसान ने कृषि कार्य प्रारंभ किया तो सबसे पहले तो उसने झूम कृषि की, यानी स्लेश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर होता है तो उसको बोलते हैं झूम कृषि। झूम कृषि में क्या रहता है कि इंसान जैसे मान के चलो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और घूम घूम के ही खेती करता है। जैसे मान के चलो कि मैं हूँ और मैं अभी इंदौर में हूँ, ठीक है, यानी इंदौर जगह है लेकिन यहाँ पूरा जंगल है, यहाँ शहर नहीं है, पूरा जंगल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पेड़ों को काटा। चलो थोड़ा और पीछे जाते हैं। आदि मानव ने कुल्हाड़ी बना ली थी, कांसे और तांबे के बर्तन बनाना सीख गया था, औजार बनाना सीख गया था। तो उसने क्या किया, उन तांबे और कांसे के जो औजार थे उनसे पेड़ों को काटा, पेड़ों को काट के उनको जला दिया। तो वहाँ जो भूमि निर्मित हुई, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे उसने खेती करी 1 साल 2 साल। उस टाइम पे उर्वरक होते नहीं थे, रसायन होते नहीं थे, ऐसी कोई उसको विशेष नॉलेज नहीं थी खेती की। तो वो जो लोकल में जंगली प्रजातियां जो होती थी, चावल गेहूं जो भी XYZ, उसको वहाँ बीज बोता था छिड़कवा विधि से। छिड़कवा विधि मतलब ऐसे हाथ से छिड़का छिड़का के। तो उसने वो खेती करी। अब 2-3 साल में क्या हुआ कि जो सॉइल है, मृदा, उसकी जो उर्वरता शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती थी। अब वो क्या करे, तो फिर वो क्या करता था, दूसरी जगह मूव कर जाता था। दूसरी जगह जाके फिर वही काम करता था, पेड़ों को काटना, उनको जलाना और फिर वहाँ पे खेती करना। ऐसे यानी वो लगातार करता रहता था हर 2-3 साल में। तो इसको बोलते थे झूम कृषि या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ कि उसने स्थायी रूप से थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज आया कि भैया गाय का गोबर डाल दो, गाय का जो गौमूत्र होता है उससे कुछ रसायन बना लो, जैविक खाद बना लो, पेड़ों की पत्तियां हैं इनको खेतों में डाल दो। तो उससे क्या है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो वो फिर एक परमानेंट जगह पर रहना उसने चालू कर दिया। अब परमानेंट जगह पर रहना चालू कर दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंसान कृषि से जो पैदा करता था, मान के चलो हम चावल की बात करते हैं, तो चावल उसने पैदा किया। अब उसने साल भर उसको खाया भी, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा बच गया। उसको पता है कि मैं साल भर में कितना खा सकता हूँ। मान के चलो कि 100 किलो चावल होता है एक खेत में। अब उसने 100 किलो में से 50 किलो साल भर में खा लिया, या 60 किलो 70 किलो जो भी खा लिया। अब उसके पास जो क्वांटिटी बची 20 या 30 किलो की, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, अधिशेष प्रोडक्शन जो होता है, उसको उसने क्या किया कि यार अब ये मेरा एक्स्ट्रा बच गया है तो इससे मैं कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ। उस टाइम पे मुद्रा तो चलती नहीं थी, मनी तो था नहीं, तो वाटर सिस्टम चलता था। उसमें क्या रहता था, चीज़ों के बदले चीज़ें, जैसे गाय के बदले भैंस खरीद लो, चावल के बदले गेहूँ खरीद लो, या चावल के बदले कोई दूसरी चीज़ खरीद लो। तो इसको वाटर सिस्टम बोलते थे। तो वाटर सिस्टम में क्या रहता था, चीज़ों का आदान प्रदान होता था, यानी मुद्रा नहीं होती थी उसमें, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ खरीदी जाती थी। अब उसके बाद जब उसने ये सब चीज़ें करना चालू करी तो ये तो एक गांव में ही हो रही थी। अब कुछ जो खानाबदोश लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वर्तमान में अगर एग्जांपल लें तो लोपीटे जो होते हैं ना, जो लोहे का काम करते हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं टेंट लगा के, बढ़िया 2-4 महीने रुकते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी टाइप के कुछ खानाबदोश लोग उस टाइम पे थे जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक चीज़ें पहुंचाया करते थे, यानी व्यापार करना उन्होंने चालू कर दिया। अब जब व्यापार उन्होंने चालू किया तो एक तो क्या हुआ, कृषि का अधिशेष है, व्यापार भी बढ़ गया है,
और उधर क्या हुआ कि कोई ना कोई कबीले का नायक भी बन गया है, यानी थोड़ा थोड़ा इनपुट यहाँ पे राजाशाही का आने लगा, या जो भी शासन व्यवस्था चलाने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनुष्य अकेला नहीं कर सकता, एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक कि भैया यहाँ से आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और वहाँ पे जो अधिशेष प्रोडक्शन हो रहा है, तो इन सबको मिला के एक सिस्टम तैयार हुआ, तो उससे प्रशासन का निर्माण हुआ। प्रशासन बहुत सीमित था, यानी एक कर अधिकारी होता होगा एक गांव में, एक चुंगी अधिकारी होगा कि भैया कोई चीज़ तुम इधर से उधर ले जाओगे। तो जब वो अधिकारी वर्ग पैदा हुआ, राजा पैदा हुआ, तो फिर क्या हुआ, प्रशासनिक भवन बने होंगे, भवन बने होंगे, और उस गांव के आसपास शिल्पी लोग आके बस गए होंगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यापार हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो एक झुंड में इधर उधर से आते, और हमें पता है जहाँ हमें रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, जहाँ हमें व्यापार के अच्छे अवसर मिलेंगे, वहाँ हम बस जाते हैं। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लोग वहाँ जाते हैं, बसते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो अब इन गाँव में जब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुई, तो आसपास के लोग आके इनमें बसने लगे। अब आसपास के लोग जब इनमें आके बसने लगे, तो उन्होंने हस्तशिल्प के काम करना चालू किया, जैसे मटका बनाना हो गया, या औजार बनाना हो गया, या धातु के बर्तन बनाना हो गया, या चमड़े का काम करना हो गया, नाव बनाना हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी उस टाइम पे जो ज़रूरत पड़ती थी, तो उन चीज़ों का उन्होंने निर्माण चालू कर दिया। छोटे छोटे कुटीर उद्योग उन्होंने स्थापित कर लिए। अब उन कुटीर उद्योगों की सुरक्षा एवं उनके कर को वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए, तो एक बड़ा प्रशासनिक अमला पैदा हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो गांव शहरों में बदलने लगे, और देखते देखते वहाँ की आबादी बढ़ी बढ़ी, तो वहाँ पे पूरा एक सुदृढ़ नगरीकरण, नगर नियोजन लागू किया गया, और इस तरीके से भारत में पहला नगरीकरण आरंभ हुआ। तो ये कब हुआ था, यानी पूर्ण विकसित अवस्था जो पहले नगरीकरण की है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। लेकिन 1750 ईसा पूर्व के बाद ये नगर खत्म हो गए। इसके बाद इनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिला ही नहीं। अब हम जब आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, जैसे वैदिक सभ्यता है, आर्य लोग, ग्रामीण संस्कृति थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद फिर आर्यों के बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल मतलब 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, यानी बड़े राज्य। तो उस काल को बोला जाता है महाजनपद काल या बौद्ध काल, जो 600 ईसा पूर्व से चालू होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का टाइम जो है, यानी उन्होंने जो जीवन यहाँ पृथ्वी पे जिया, उसका टाइम भी लगभग लगभग वही है। तो उसको बोला गया महाजनपद काल या बौद्ध काल। अब यहाँ पे फिर से भारत में नगरों के साक्ष्य मिले हैं खुदाई वगैरह में, जैसे कि पटना में या बनारस में। उसके बाद हम बोलते हैं सांची है, विदिशा है, उज्जैन है, उसके बाद आपका चंपा है, अंग है, और राजस्थान में एक जगह थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, राजस्थान हो गया या कंधार हो गया। तो यहाँ पे फिर से नगरीकरण हुआ। अब नगरीकरण की सेम कंडीशन वही थी कि भैया राजा केंद्रीकृत प्रशासन हुआ, प्रशासन डेवलप हुआ, कृषि डेवलप हुई, व्यापार डेवलप हुआ, तो धीरे 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 शहर बनना चालू हो गए। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही है कि जो नगरीकरण का सीधा सीधा संबंध व्यापार और कृषि अधिशेष से, कृषि अधिशेष और व्यापार जब अच्छा होगा, अच्छी अवस्था में होगा, तो ऑटोमेटिक नगरीकरण बढ़ता जाएगा। जब हम विदेशों में देखते हैं, खासकर अमेरिका में, जो लगभग लगभग नगरीकृत हो चुके हैं, या इंग्लैंड हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्यापार और कृषि बड़ी अच्छी अवस्था में, और खासकर व्यापार। उसके बाद जब हम इसके आगे चलते हैं, तो फिर गुप्त काल के बाद, यानी अगर देखा जाए तो हर्ष के बाद, यानी 600 ईस्वी के आसपास फिर से भारत में नगर खत्म हो गए, और लगभग लगभग 1100 ईस्वी तक या 1200 ईस्वी तक भारत में नगरों के इतने अच्छे साक्ष्य नहीं मिले। फिर एक बार तृतीय नगरीकरण होता है भारत में। कब? अरब जो आक्रमणकारी आए, तुर्क आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ पे शासन व्यवस्था लागू की। यहाँ पे सल्तनत काल जो चला, दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेके 1527 तक, और उसके बाद मुगल काल चला। तो तृतीय नगरीकरण आरंभ हुआ अपना फिर से 1206 के बाद, जब तुर्क लोगों ने हम पे शासन किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में 3 बार नगरीकरण हुआ। पहला हड़प्पा सभ्यता के समय, दूसरा महाजनपद काल में, यानी अगर हम इसको जोड़ें तो अशोक के समय,
या चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं, अशोक कह सकते हैं, तो इनके समय द्वितीय नगरीकरण हुआ, यानी दूसरी बार भारत में नगरीकरण हुआ। तीसरा नगरीकरण जो हुआ वो कब हुआ? सल्तनत काल में। और इसके बाद फिर नगर परमानेंट बने रहे अभी तक यानी नगरों का ह्रास नहीं हुआ है, यानी बढ़ते जा रहे हैं, नगरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम वर्तमान में नगरीकरण की विशेषताएं जानेंगे कि कोई नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो नगरीकरण की 3 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, मिनिमम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए, 5,000। दूसरा, वहाँ की डेंसिटी कम से कम 400 व्यक्ति यानी 400 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 व्यक्ति होना ही होना चाहिए, इतनी डेंसिटी होना चाहिए। तीसरा जो है कि जो श्रमिक हैं, यानी जो लोग काम करते हैं, मान के चलो 100 लोग काम करते हैं उस जगह में, तो 100 में से 75 लोग नॉन एग्रीकल्चर काम करते हों, यानी कि गैर कृषि कार्य करते हों। तो ये 3 विशेषताएं हैं नगरीकरण की। तो आज ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।